हाय गाइस। यार एक बात कहनी पड़ेगी कि जो ये नथिंग ब्रांड है ना, देखो थोड़ा तो अलग ही काम करता है, बट इस बार मैं अलग वर्ड जो हूँ पॉजिटिव वे में यूज नहीं कर रहा हूँ। अब मेरा ना पॉइंट समझने की कोशिश करना, ये जो नथिंग ब्रांड है ना, ये ज्यादातर वो यूजर्स पसंद करते हैं जो टेक समझते हैं, क्योंकि नथिंग एक नया ब्रांड है ना, तो सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचता है जो टेक वर्ल्ड में बहुत एक्टिव है। बट सेम टाइम पे नथिंग ने इस फोन के साथ कुछ ऐसा काम किया है कि 30,000 रुपए में UFS 2.2 स्टोरेज दी है, ना ही बेस्ट प्रोसेसर है इस फोन के अंदर, ना ही बैटरी कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा है, और ना ही चार्जिंग स्पीड अच्छी है, और ना ही बॉक्स में चार्जर है। और इतने साल फोन्स को रिव्यू करने के बाद मुझे एक चीज तो पता है कि हम इंडियंस को ना अच्छी परफॉर्मेंस या फिर हम बोलूं अच्छा प्रोसेसर बहुत मैटर करता है फोन के अंदर। और अगर आप ध्यान से देखोगे, नथिंग ने एक ऐसा फोन बनाया है जो कि इंडियंस के सारे रूल्स को ब्रेक करता है कि जिस चीज को देख के वो फोन खरीदते हैं। इसलिए जब मैंने पहली बार इस फोन की वीडियो बनाई थी ना, तो मुझे पता था कि ये बहुत लिमिटेड लोगों के लिए फोन एग्जिस्ट करता है। बट क्या ये सच है कि नथिंग ने फोन बहुत कम लोगों के लिए बनाया? आज इसी चीज को मैं आंसर करूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदिंग एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो इस फोन का एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं ट्रांसपेरेंट तरीके से बताना चाहता हूं कि मैंने इस फोन को 5 to 7 डेज के अराउंड यूज किया है ऑन एंड ऑफ। बाकी रिमेनिंग 20 से 25 दिन मेरे टीम मेंबर ने इसको यूज किया है, उसकी हेल्प से मैं बहुत सारा डेटा इस वीडियो में ला पा रहा हूं। तो इसी नोट पे सबसे पहले डिजाइन का मैं एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं। और मेरे हिसाब से ये फोन जो है काफी बड़े फोन की कैटेगरी में आएगा, और बड़े होने की वजह से ये फोन जो है ना, अगर लंबे समय के लिए आप यूज करते रहोगे तो स्लाइटली अनकंफर्टेबल हो जाता है। क्योंकि इसके पीछे मुझे एक ही रीजन लगा कि ये फोन है ना सच में बहुत वाइड है और ऊपर से बॉक्सी भी है, तो विदाउट केस जब इस फोन को यूज करते हैं ना, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल रह सकता है। बट एक चीज जो इस फोन को यूज करते समय मेरे को बहुत पसंद आई, वो अटेंशन थी। मतलब मेरे अराउंड जितने भी लोग हैं ना, सब फैसिनेटेड थे इसका डिजाइन देख के कि ये एग्जैक्टली में इसका बैक पैनल कैसा है, ये फोन का डिजाइन है, कवर है, क्या है। ये जो मेरे को फैसिनेशन देखने को मिली फोन के डिजाइन को लेके, ये मुझे एक्चुअली में पसंद आई। खैर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसका कैमरा मॉड्यूल बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और मेरे एक्सपीरियंस में जो कैमरा बम्प है इतना ज्यादा है ना, तो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है कभी कभी। मतलब मैंने अगर फोन पॉकेट में डाला है और अगर कुछ और ऑलरेडी पॉकेट में रखा है, तो ये कैमरा मॉड्यूल परेशान कर सकता है। और अप्रोक्सीमेटली 30 दिन हो चुके हैं इस फोन को विदाउट केस यूज करते हुए। ऐसा नहीं है कि मेरा टीम मेंबर या फिर मैं बहुत रफ यूजर है, हम नॉर्मल तरीके से फोन को यूज करते हैं। और विदाउट केस यूज करने के बाद भी मेरे को जो है इसके प्लास्टिक फ्रेम पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस देखने को मिले हैं। और अनफॉर्चुनेटली एक बार ये फोन काफी तेज गिर भी गया था, तो एक डेंट भी आया है छोटा सा, बट कोई मेजर डेंट नहीं बोलूंगा। अच्छा, स्क्रीन की भी स्टोरी बताऊं तो इस पे ना ऑलरेडी एक स्क्रीन गार्ड लगा हुआ आया था, वो ना के बराबर ही स्क्रैच हुआ था, बट मैंने बेटर टेस्टिंग के लिए ना वो प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड हटा दिया, जस्ट ये देखने के लिए कि डिस्प्ले पे कितने स्क्रैचेस पड़ते हैं। और इतने दिन की यूसेज के बाद भी ना डिस्प्ले पे एज सच कोई ज्यादा स्क्रैचेस आए नहीं है। बाकी जो बेसिक चीजें भी है ना इस फोन की, वो मेरे को बिल्कुल ओके लगी। मतलब अच्छे स्पीकर्स है, फिंगरप्रिंट स्कैनर अच्छा काम करता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रांसपेरेंट बैक का सबसे मेन यूज जो है ये लाइटिंग है, जो कि नोटिफिकेशन लाइट की तरह काम करती है। हाँ, मैं अपना फोन बहुत ज्यादा साइलेंट पे रखता हूँ, तो ये काम तो आई, बट फॉर गुड रीजन। नथिंग ने जो है इस लाइट की इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। तो मैंने ये जरूर नोटिस किया है कि अगर कमरा डार्क है तो ये लाइट इरिटेटिंग हो सकती है, तो ब्राइटनेस खुद से कंट्रोल करनी पड़ती है इनकी। तो नेटवर्क्स की बात करूँ तो मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ, एयरटेल यूज किया है, मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई नेटवर्क्स में। और अगर आप मेरे रिव्यूज बहुत रेगुलरली देखते हो ना, तो आपको पता होगा कि मैं ना डिस्प्ले की ब्राइटनेस को बहुत सीरियस लेता हूँ। और पता है मैं ब्राइटनेस को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देता हूँ? क्योंकि सच में अगर हम आउटडोर फोन को यूज कर रहे हैं और विजिबिलिटी इश्यूज आ जाए, तो सच में एक्सपीरियंस खराब होता है। तो अपने रिव्यूज में ना मैं इस चीज को लेकर थोड़ा पर्टिकुलर रहता हूँ। जैसे कि इस फोन की मैं बात करूँ तो मैंने बहुत अलग अलग कंडीशंस में इस फोन को यूज कर लिया है। इनफैक्ट मेरे टीम मेंबर ने भी बहुत अलग अलग कंडीशन में फोन यूज करा है, और मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि ब्राइटनेस इस फोन में कोई इशू नहीं है। और कंटेंट देखने में कैसी है डिस्प्ले, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। और मैं पहले कॉन्टेक्स्ट लूंगा नथिंग फोन 2A का। देखो, जब लास्ट ईयर नथिंग फोन 2A आया था ना, कुछ यूजर्स ने रिपोर्ट किया था कि जब भी कोई डार्क सीन आता है तो डार्कर एरियाज में ना नॉइज दिखती थी या फिर ब्लैक क्रश इशू थे। ये टेक्निकली एक बुरा इशू माना जाता है। तो नथिंग फोन 3A प्रो के अंदर ये प्रॉब्लम तो नहीं है। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए द पेंगुइन नाम की वेब सीरीज देखी हमने। इस वेब सीरीज में काफी सारे डार्क सीन तो आते हैं, एंड आई थिंक इस फोन में ऐसा कोई इशू लगा तो नहीं मुझे। तो टेक्निकली इस फोन की डिस्प्ले में एक ही कमी बोली जा सकती
लगती है कि नेटफ्लिक्स पे जो HDR का सपोर्ट नहीं है वही एक डाउन साइड है बेसिकली। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो बैटरी से रिलेटेड है। देखो सबने क्रिटिसाइज किया था कि 5000 mAh लाइक एक डिसेंट नंबर ही है, क्योंकि 2025 में जितने भी नए फोन आए ना उनमें हमने देखा है कि बड़ी बैटरी कैपेसिटी यूज करी है, जैसे कि 6000 mAh के अराउंड। खैर तो स्पेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम थी। पता है फिर बात क्या आती है कि हमें फोन में एक ऐसा बैटरी बैकअप चाहिए कि जो हमें पता हो कि एवरी डे मेरा फोन इतना चलेगा। इसको रिलायबल बैटरी बैकअप बोल देते हैं। अब बैटरी बैकअप रिलायबल है कि नहीं वो फोन को यूज करने के बाद ही समझ में आता है। तो मैं आपको ना कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूं जिसमें स्क्रीन ऑन टाइम दिखेगा इस फोन का, और ये सारे स्क्रीनशॉट हैवी यूसेज के बाद है जहां पर मैंने बहुत सारे टास्क परफॉर्म करे इस फोन के अंदर। इसमें वीडियो कॉल्स इंक्लूडेड है, सोशल मीडिया, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी ऑन है। तो अब आप एवरेज देखोगे ना स्क्रीन ऑन टाइम तो वो 6.5 से 7 घंटे का है, जो कि मैं बोलूंगा ओके। अब 2 और स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। अब ये वाला जो स्क्रीनशॉट है ना, इसमें मैंने पूरे दिन 5G यूज करा था इस फोन के अंदर, और इस फोन ने 6 आवर्स 18 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम दिया। और अभी सेकंड स्क्रीनशॉट देखो जहां पर मैंने इस फोन को पूरे टाइम सिर्फ वाईफाई पे यूज करा है, और ये फोन जो है 24 आवर्स के अराउंड चलता रहा और 7 आवर्स 58 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम दिया। तो ये पूरा डेटा देखने के बाद ना आई थिंक ये फोन जो है फुल डे का बैटरी बैकअप दे सकता है। बाकी चार्जिंग की स्टोरी बताऊं तो 50 वॉट पे मैक्सिमम में चार्ज होता है। हाँ भाई, सुनने में चार्जिंग स्पीड लाइक ठीक ठीक लग सकती है, और मेरे एक्सपीरियंस में फोन को फुल चार्ज होने में 60 या फिर 70 मिनट्स के अराउंड लग सकते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पर बॉक्स में चार्जर इंक्लूड नहीं किया है नथिंग ने, तो वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो इस फोन के साथ आएगी। बट एक चीज अच्छी है कि ये फोन जो है किसी भी PD चार्जर से फास्ट चार्ज हो रहा है। तो इफ इन केस अगर आपके पास लैपटॉप है जो टाइप C से चार्ज होता है, तो बहुत चांसेस है कि आपके लैपटॉप का चार्जर इस फोन को चार्ज करने के काम आ जाए। यही फायदा होता है PD चार्जिंग का। बट फिर अगर मैं इस फोन के सॉफ्टवेयर की बात करूं तो भाई मैं सही बता रहा हूं, सिर्फ पॉजिटिव एक्सपीरियंस है मेरा। देखो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मेरे को पता है क्या लगा, 30,000 रुपीज के अराउंड आप जितने भी फोन देखोगे ना उनमें थोड़े बहुत आपको एड्स दिख सकते हैं, थोड़े बहुत ब्लोटवेयर दिख सकते हैं, बट इस फोन में ये दोनों चीजें नहीं है। तो इतना क्लीन एक्सपीरियंस खुद में एक अच्छा एक्सपीरियंस बना रहा है, नो डाउट। बट अकेला क्लीन एक्सपीरियंस इस फोन का पॉजिटिव पॉइंट नहीं है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। मैंने ना बहुत छोटी छोटी चीजें नोटिस करी, जैसे कि जो क्विक सेटिंग पैनल है, इसके अंदर जो साउंड का बटन होता है जिससे रिंग हम साइलेंट करते हैं फोन, यार इसको हम ऑब्वियसली लेफ्ट राइट तो लेके जा ही सकते हैं, बट अगर मैं इसको स्ट्रेच कर दूं तो देखो तीनों ऑप्शन यहीं आ जाते हैं, रिंग, साइलेंट और वाइब्रेट करने का। इसी का एक और एग्जांपल, अगर मैं इस ब्लूटूथ वाले आइकॉन को बड़ा कर दूं तो यहाँ पर जो डिवाइस कनेक्टेड है वो दिखेगा, क्या बैटरी लेवल है वो भी दिखेंगे। और ऐसी क्विक सेटिंग्स के आइकन्स को अगर हम बड़ा करते हैं तो उनकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी निकल के आ जाती है। मैंने ये वाली चीजें ना दूसरे एंड्रॉइड में नहीं देखी, तो मुझे लगा कि हाँ ये काम अच्छा किया इन्होंने। और विजिट्स की बात करूं तो मैंने पहले भी बोला हुआ है कि नथिंग जो है विजिट्स को लेके बहुत यूनिक काम कर रहा है, वो इस बार भी एप्लीकेबल है बात। इसका भी एग्जांपल बताता हूं। देखो यहाँ पर ना एक रिकॉर्डिंग ऐप का विजिट है। अब अगर मेरे पास कोई कॉल आती है और मैं इस रिकॉर्डिंग वाले बटन पे टैप कर दूं ना, तो ये पूरे फोन की ऑडियो को जो है रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा, इंक्लूडिंग कॉल रिकॉर्ड। इसका मतलब समझ रहे हो, कॉल रिकॉर्डिंग की अनाउंसमेंट नहीं होगी। खैर वो अलग बात है कि आपको हमेशा इन्फॉर्म करना चाहिए कॉल रिकॉर्डिंग से पहले, अनाउंसमेंट नहीं होती है। एक और विजिट मेरे को पसंद आया जो कि फोटोज ऐप का है। मतलब यहाँ पर मैंने 4-5 फोटोज अपनी पसंद की सेलेक्ट कर रखी है और वो ब्लैक एंड व्हाइट में ना ट्रांजिशन होती रहती है, मेरे को अच्छी लगी। इनफैक्ट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे भी आ रही है, तो मुझे तो ये एलिमेंट पर्सनली पसंद आया था। और एक बात आपने नोटिस करी, मैंने बार बार रिपीट की है कि हम लॉक स्क्रीन और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे भी विजिट्स देख सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी विजिट सेट करोगे वो यार ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे भी आ रहे हैं, लॉक स्क्रीन पे भी आ रहे हैं। ये मेरे को बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लगी। अब सबसे मेन पॉइंट की बात करते हैं। इस बार नथिंग ने नया पता है सॉफ्टवेयर में क्या किया था। अब यहाँ पर एक फोन के अंदर डेडिकेटेड एसेंशियल की दे दी थी जो कि पावर बटन के नीचे है। इस पर डबल क्लिक करने पे ये एसेंशियल स्पेस ओपन हो जाती है, एक अलग ऐप है। और यहाँ पर सारी AI वगैरह डालने की कोशिश की थी नथिंग। अब क्योंकि इतने दिन मैं इसको यूज कर चुका हूँ तो मैं बोलूंगा कि नो डाउट अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि इसको और बेटर करना पड़ेगा अगर सच में नथिंग चाहता है कि उनके यूजर्स इसको सीरियसली यूज करें। मैं ये नहीं कह रहा कि एज एन AI ये बेकार काम कर रहा है, देखो वो तो सही है, बट मेरे हिसाब से नथिंग को और बेटर ऐप बनानी पड़ेगी एसेंशियल स्पेस। एक एग्जांपल देता हूं कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। देखो इस एसेंशियल की का पता क्या काम है। इसको अगर हम होल्ड करते हैं, कोई भी हम वॉइस रिकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि भाई जैसे कि 2 अप्रैल को मुझको जो है एक मीटिंग अटेंड करनी है, तो वो एक रिमाइंडर सेट कर देता है और ये रिमाइंडर जो है इस एसेंशियल स्पेस वाली ऐप में ही दिखता है। बट मैं सीरियसली विश करूंगा अगर ये रिमाइंडर जो है गूगल कैलेंडर के साथ भी सिंक हो जाए और मैं अपने लैपटॉप में भी देख सकूं, टैबलेट में भी देख सकूं, तो एक रियल यूज होगा इस पूरी चीज का। एक और चीज मैंने आप लोग को अनबॉक्सिंग में बताई थी कि इस पूरी ऐप के अंदर ना स्क्रीनशॉट सेव हो जाते हैं और स्क्रीनशॉट को रीड करके वो पूरा एनालाइज कर लेता है कि स्क्रीनशॉट में क्या है। बट नथिंग ने यहाँ पर कोई सर्च बटन नहीं दे रखा कि मैं उस स्क्रीनशॉट पे वापस इजीली जा सकूं, मुझे पूरा स्क्रॉल करना पड़ता है। अच्छा, नथिंग जो है इस एसेंशियल स्पेस के अंदर नए फीचर ऐड कर रहा है,
जैसे कि रिसेंटली एक फीचर आया था कि कैमरा ऐप ओपन करके अगर मैं इस एसेंशियल की को दबाता हूँ, कैमरा ऐप से जो भी पिक्चर क्लिक होगी ना वो सीधा एसेंशियल स्पेस में सेव हो जाएगी। अब इस फीचर का भी मैंने एक यूज लिया। अब मेरा ऑफिस जिस बिल्डिंग में है ना, वहां से मुझे मेंटेनेंस का बिल आया था और वो मुझे जो है 3 अप्रैल से पहले भरना था। तो मैंने कैमरा ऐप ओपन करी और एसेंशियल की को प्रेस करके उस बिल की फोटो क्लिक कर ली और इस एसेंशियल की को होल्ड करके मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग में बोल दिया कि 3 अप्रैल से पहले मुझे बिल भरना है। और ये देखो एक रिमाइंडर सेट हो गया उस फोटो के साथ। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई फोर्सफुली ये फीचर मैं यूज कर रहा हूँ, बट यार जब मैंने यूज करना स्टार्ट किया और सारी चीजें जब एक ही जगह पे दिखने लगी तो मैं बोलूंगा यार हेल्पफुल तो थी ये पूरी ऐप। और जैसे कि मैं हमेशा अपनी रिव्यू वीडियो के अंदर बग्स के बारे में जरूर बात करता हूँ, तो देखो इस फोन में बग्स मुझे अभी दिख रहे हैं। जैसे कि गैलरी ऐप जो है काफी बार क्रैश कर चुकी है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और जो क्विक सेटिंग्स है उसके जो टॉगल्स है वो काफी बार ओवरलैप कर जाते हैं। और ये जो ओवरलैपिंग वाली प्रॉब्लम है ना, हियर एंड देयर थोड़ी बहुत आती रहती है। तो नथिंग को ऑब्वियसली स्टेबल करने की जरूरत है सॉफ्टवेयर को। बट स्टिल अजीब बात पता है क्या है, इन प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद भी ना जो मेरा सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है वो बहुत यूनिक और मैं बता रहा हूँ इस प्राइस सेगमेंट में मेरे को बेस्ट लगा है। एंड आई थिंक नथिंग जो है यही चाहता है अपने यूजर से कि सॉफ्टवेयर एंजॉय करे बस। बट देखो जितनी तारीफ इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की हुई है ना, परफॉर्मेंस इस फोन को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देता है। और ये बात मैंने अनबॉक्सिंग के टाइम पे भी बोली थी कि जो इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 मिलता है वो इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से एक एवरेज प्रोसेसर ही है। और दूसरा बड़ा फैक्ट ये भी है कि जो UFS 2.2 स्टोरेज यूज करी है वो ऑलरेडी 2025 के हिसाब से स्लो बोली जाएगी। आई थिंक ये लास्ट ईयर है कि नथिंग UFS 2.2 स्टोरेज यूज करे। फिर चाहे अगले साल कितना भी अच्छा सॉफ्टवेयर बना लो, कितना भी अच्छा डिजाइन बना लो, UFS 2.2 जो है जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। और मैं यूजुअली ऐसी रफ स्टेटमेंट्स कभी यूज नहीं करता, बट यार नथिंग से उम्मीद सच में बहुत ज्यादा है। और अगर ये UFS 2.2 चलता रहा तो दिक्कत हो सकती है। खैर आप लोग को बेटर तरीके से समझाने के लिए कि UFS 2.2 कमी क्यों है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैं इस फोन से अगर मैं कैमरा ऐप में लगातार 2 फोटोज खींच दूं तो देखो थोड़ा ये लैग करने लगता है। और अगर मैंने इस फोन को रीस्टार्ट कर दिया और बूट होने के बाद ना थोड़ी देर तक तो ये फोन जो है स्टटर्स दिखाता ही रहेगा, हेयर एंड देयर लैग आते रहेंगे। बट रीस्टार्ट होने के कुछ मिनट्स के बाद ना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर फोन जो है एक नॉर्मल यूजर के हिसाब से देखूं जिसकी बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फोन स्टेबल चलता है। जैसे कि मैं व्हाट्सएप ओपन कर दूं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब में कोई फिर लैग नहीं दिखेगा। और मेरे एक्सपीरियंस से मेरे को लगा कि 90% टाइम जो है ना ये फोन स्मूथ चलता है। बस वो जो 10% ऐसा होता है कि मेरे को सडनली जो है बहुत हेवी टास्क परफॉर्म करना है, जैसे कि मैंने वो फोटोज खींचने वाला एग्जांपल बताया था, या फिर मैंने कोई हेवी ऐप चला दी, या फिर VN एडिटर पे मैंने कोई वीडियो एडिट करने की कोशिश करी, वहां पर ये फोन लैग कर जाता है। और इसी वजह से मैं ये भी बोलूंगा अगर आप हेवी गेमिंग करते हो तो वो इस फोन पे पॉसिबल नहीं है। बट टाइम पास के लिए अगर COD BGMI खेलना है तो वो पॉसिबल है, कैजुअल गेमिंग पॉसिबल है। बट अब सीधा ना कैमरे के बारे में बात करते हैं। और पता है कैमरे से रिलेटेड बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे पास। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि ये रिव्यू मेरे टीम मेंबर की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि उसने सबसे ज्यादा यूज करा है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, मेरा टीम मेंबर पहली बार जो है इंटरनेशनल ट्रिप पे गया और उसने इतना बड़ा रिस्क लिया कि 30,000 का फोन वो फोटोज क्लिक करने के लिए लेकर गया। और जब मेरे टीम मेंबर ने बताया ना कि वो एक ऐसा डिसीजन ले रहा है तो मैं बहुत क्यूरियस था कि लास्ट में क्या होने वाला है। और वापस आने के बाद पता है क्या हुआ, वर्थ इट रहा यार उसका ले जाना इस फोन को। अब ये फोटोज देखो, बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स थी। मतलब मैं 30,000 रुपए के हिसाब से भी जज करूँ ना तो जो इस फोन का मेन कैमरा है और जो पेरिस्कोप लेंस है वो सच में बहुत सही है। और मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था देखना कि कैसे नथिंग ने जो है अपने कलर्स इतने इंप्रूव कर लिए हैं। मतलब लास्ट ईयर तक इतने अच्छे कलर्स नहीं थे। मैंने पूरी वीडियो बनाई थी नथिंग फोन 2A Plus के बारे में जहां पे मुझे उसका कैमरा एवरेज लगा था। बट अब देखो यार ये जो नथिंग फोन 3A Pro है, रियलिस्टिक कलर्स इनको बोले जा सकते हैं। हाँ हल्की सी सैचुरेशन है बट वो भी अच्छी लग रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्किन टोन यार एक्यूरेट आ रही है और तो और फोटोज में डिटेल आ रही है, मतलब नेचुरल बोली जाएंगी ये फोटोज, एज सच कोई ओवर प्रोसेसिंग नहीं दिख रही। और यार ये 30,000 रुपए का फोन है और इसकी 1x की फोटो देखो और 3x की फोटो देखो, इन दोनों कैमरास के अंदर कलर की कंसिस्टेंसी जो है ना बहुत अच्छी है। इस प्राइस में ऐसे कंसिस्टेंसी नहीं मिलती। और सबसे अनएक्सपेक्टेड पता क्या था, ये जो 3x पेरिस्कोप लेंस है ना, नथिंग ने बहुत सही डाला इस फोन के अंदर। मतलब प्राइस के हिसाब से तो ये बहुत ही सही है। अब इस वाले लेंस की फोटोज दिखाने से पहले मैं बता देता हूँ, मेरा टीम मेंबर जो है एक म्यूजियम में गया था जहां पर एक मिनिएचर मतलब छोटे छोटे साइज के मूवी के सेट बने हुए थे। और ये फोटोज देखो यार, मतलब जब 30,000 का फोन ऐसा आउटपुट निकाल पा रहा है तो भाई तारीफ की बात तो है। अब इन फोटोज में ना एक हल्का सा ब्लर भी आ रहा है, नेचुरल जो आना चाहिए। और इन सारे सेट्स की फोटो में बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से कैप्चर करे जैसे कि उस सेट की लाइटिंग थी रियल में। इन शॉर्ट जो पेरिस्कोप लेंस है, मैक्रो फोटोज भी कुछ नेक्स्ट लेवल ही खींच रहा है। और जस्ट रेफरेंस के लिए बता
बता रहा हूँ OnePlus 13 में भी पेरिस्कोप लेंस मिलता है, बट OnePlus 13 भी जो है इतना पास जाके सब्जेक्ट के फोटोज नहीं खींच पाता, क्योंकि OnePlus 13 फोकस ही नहीं कर पाएगा। तो इतनी सारी फोटोज खींचने के बाद ना जो नथिंग ने कंसिस्टेंसी रखी है ना कि 1x 3x 6x, तो किसी भी जूम रेंज पे फोटो खींच रहे हैं, लाइटिंग कैसी भी हो फोटोज अच्छी आ रही है। ये अचीव करना इस प्राइस सेगमेंट में तारीफ की बात है। और प्राइस सेगमेंट वाली बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में ना हेयर एंड देयर प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है। खैर इस फोन में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिली है, जैसे कि इस नथिंग के फोन से अगर मैं लगातार 3-4 फोटोज खींच दूं तो इस केस में फोन जो है कंसिस्टेंट तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, मतलब अलग अलग प्रोसेसिंग हो सकती है। और अगर बहुत ही चैलेंजिंग लाइटिंग है, HDR की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो ये फोन भी हेलो इफेक्ट ला सकता है। और अगर 2x से मैं फोटोज खींचूं इस फोन से तो डिटेल कम हो जाती है। और ऑब्वियसली 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, तो लाइक वो एवरेज डिटेल ही लेकर आता है, बट इस प्राइस सेगमेंट में कॉमन है। बट हाँ, नथिंग जो है 30,000 रुपए के हिसाब से इस फोन की वीडियो क्वालिटी काफी इंप्रूव कर सकता है। यहाँ पर स्टेबलाइजेशन की भी कमी है और थोड़ी डिफिकल्ट लाइटिंग के अंदर ना HDR इश्यूज आ जाते हैं वीडियोस में। तो इतना ज्यादा कैमरा टेस्ट करने के बाद मुझे फील हुआ कि जो मेन कैमरा इस फोन का और जो 3x पेरिस्कोप लेंस है इस प्राइस सेगमेंट में बेस्ट है फोटोज खींचने के लिए। अब सारी टेस्टिंग को मैं सम अप करता हूँ, और मेरे को पता है अगर आपने पूरी वीडियो देखी है ना अभी तक आप बहुत कंफ्यूज होगे, क्योंकि ये बात सच है कि इस फोन में अगर कोई चीज अच्छी है ना तो वो बहुत ही अच्छी है, और कोई चीज बुरी है तो वो बहुत बुरी है। और एकदम रियल तरीके से मैंने सारी बातें बता दी है, तो अभी तक आप कंफ्यूज हो रखे होगे कि भाई फोन अच्छा है कि नहीं। मैं सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बिलीव मी, जिस तरीके का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ये फोन इस प्राइस सेगमेंट में दे रहा है ना, और कोई भी फोन नहीं है ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ। और सेम बात मैं इस फोन की डिजाइन के बारे में बोल सकता हूँ, भाई ऐसा दिखने वाला फोन नहीं है इस प्राइस सेगमेंट में। और जस्ट मैंने अभी कैमरे के बारे में बताया कि 1x और 3x पे तो ये कमाल ही कर देता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आउटडोर विजिबिलिटी है डिस्प्ले की वो भी अच्छी है। तो अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो अपने फोन में बहुत ज्यादा गेमिंग नहीं करता, जिसको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा चाहिए, कैमरा बहुत अच्छा चाहिए और डिजाइन बहुत यूनिक चाहिए, तो 100% आप इस फोन को खरीद सकते हो। खैर ये था मेरा ओपिनियन। अगर आप ये फोन यूज कर रहे हो तो अपना रिव्यू जरूर लिख कर जाना, लोगों की बहुत हेल्प होती है, या फिर अपना ओपिनियन भी लिख सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अभी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।